हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपने कहा था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के लिए। मैं काफ़ी सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चंस पेपर है वो दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ज़रूर पढ़िए। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चे को, जितने बच्चे देख रहे हैं सबको 10 GP ज़रूर आएगा, मेरा ये है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपको एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि भाई कौन से लेसन से, तो मैंने सारे लेसन के क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये 7 मार्क्स के लेंदी क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली पढ़िए। और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी है बच्चों। तो इसको पढ़ने से आपको काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि लेसन नंबर 1 है सुंदर भारत। अच्छा, लेसन का पूरा पेपर बोलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे बच्चे देखते ज़रूर है मगर सब्सक्राइब नहीं करते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब जो है 2 या 3K हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको लाइव आना स्टार्ट करूँगी। आप जब जितने बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बच्चों, ये हिंदी के बहुत सारे FL स्टूडेंट्स लेसन के साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके अलावा आप में से थोड़े से बच्चों ने कहा था कि मैम आप जो है क्या बोलते हैं ग्रामर बताइए और उसके अलावा आगे का लेसन बताइए। हाँ, तो जो भी अगर थोड़े बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 या 3 डेज़ ही है, जितना तक हो सकता है मैं डेफिनेटली करूँगी। फर्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको 2021 में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने भारत को सुंदर कहा है। हम अपने शब्दों की सुंदरता, अपने देश की सुंदरता बनाए रखने के लिए, हमें अपने देश की सुंदरता बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आपने पोएम पढ़ा हुआ है सुंदर भारत, तो अगर आपको देश की सुंदरता बनाने के लिए वो जो पोएम की सारांश है उसको जो है आपको वन वर्ड में बनाना है। उसके अलावा दूसरा दिया हुआ है कि सुंदर भारत कविता का सारांश। बच्चों, जब भी आप सुंदर भारत कविता का सारांश लिखें उसको 3 भाग में डिवाइड करिए, परिचय, सार और विशेष। परिचय का मतलब होता है कि आप कवि का जन्म, मृत्यु, रचना लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है पोएम का सारांश दीजिए, और लास्ट में विशेष लिखिए जिसमें कि आप ये बताइए कि भाई इसमें ग्रामर क्या आया है, कौन सा अलंकार आया है, युग्म शब्द क्या आए हैं, ठीक है, संधि क्या है, या कुछ समास के शब्द आए वो आपको देना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमाचल और दक्षिण में सिंधु आंचल का महत्व अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अगर आपने सारांश पढ़ते हैं तो आप ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स का पढ़ने का ट्रैक ये है कि आप कवि परिचय के साथ साथ पहले क्वेश्चन आंसर का सारांश पढ़ लीजिए, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से लिख सके आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे जीवन में इस सृष्टि की अपूर्ण देन की प्राकृतिक। तो बच्चों, आपको अगर इसका सही आंसर समझ में नहीं आता है तो जो सारांश है, सारांश के क्वेश्चन को भी, यानी कि कविता का जो सारांश है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और यहाँ की प्राकृतिक सुंदर है, भारत की सुंदरता कविता के आधार। ध्यान दीजिए, जो आपको सुंदर भारत कविता का सारांश है उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल के, इन्होंने तकरीबन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे हैं बच्चों, क्वेश्चंस को उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, आंसर तकरीबन सबका एक जैसा ही होगा। सुंदर भारत कविता का सारांश बोलिए या फिर सुंदर भारत कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हमारा भारत जो है वो सुंदर है, प्राकृतिक सुंदरता, तो दोनों का आंसर एक जैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कवि ने भारत को सुंदर कहा है, हम अपने शब्दों में सुंदरता का वर्णन बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कविता के जो सारांश है वो लिखेंगे तो आपका आंसर बन जाता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे फिर से देखिए, जो कि 2018 में आया था। भारत के उत्तर में स्थित हिमाचल, यानी कि पहला वाला पैराग्राफ जो है, उत्तर में हिमाचल, दक्षिण में सिंधु का महत्व अपने शब्दों में, इसको भी आपको वैसे ही लिखना है। लिखने का तरीका 7 मार्क्स का सेम रहता है, क्योंकि ये दीर्घ प्रश्न है। आप जो है पहले परिचय लिखेंगे, सार लिखेंगे, फिर विशेष लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो सिर्फ आपको जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है पोएम में उसका सारांश जो दिया हुआ उसी को आप उत्तर बनाकर लिखिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि सुंदर भारत कविता में देश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ देशभक्ति की भावना का विकास है। तो आप देख, बिल्कुल सही है। तो ये भी जो आपको दिया हुआ है वो लास्ट वाला पैराग्राफ जो है उसका सारांश, उसका जो भाव है वो आप इसके अंदर दे सकते हैं कि भाई भारत देश के लोग जो है किस तरह से भक्ति भावना करते हैं। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसमें अगर चैप्टर नंबर 1 में आपको टोटल अगर 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप देखिए 4 क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल एक जैसा है, खाली क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया, मतलब थोड़ा चेंज किया है, आंसर सबका एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका नेताजी का चश्मा। तो देखिए, नगर पालिका में रहने
रहने से नगर में क्या क्या लाभ है। तो भाई नगर पालिका में रहने से क्या क्या लाभ है, ये 2020 और 21 में आया है, तो उसमें दिया हुआ है कि भाई नगर पालिका के रहने से क्या क्या लाभ होता है। सो आप उसमें से अपने नेताजी का चश्मा में से पढ़ के देखिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया हुआ है दूसरा कि नेताजी का पाठ के आधार पर बताइए कि यह पाठ में देशभक्ति का मार्मिक। तो भाई देशभक्ति का मार्मिक के लिए आप दे सकते हैं कि भाई कैप्टन में क्या क्या भावना थी देशभक्ति के प्रति, ये आप दे सकते हैं। या फिर हालदार साहब जो है कैप्टन को किस दृष्टि से देखते थे, वो पूरा आ जाएगा इसके अंदर। कैप्टन चश्मे वाले के देशभक्ति के बारे में बताइए, भाई कैप्टन कैसा दिखता था, कैप्टन क्या करता था, ये इसका आंसर होगा। उसके अलावा कैप्टन कौन था, देखिए बच्चों जो पहला ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया 3 और 4 दोनों सेम है, यहाँ पे भी कि कैप्टन कौन था, वह अपनी देशभक्ति किस प्रकार प्रकट करता था। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है वही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो दोनों का आंसर एक जैसा ही होगा। ठीक है, हालदार साहब के बारे में क्या है, अब थोड़ा चेंज हुआ है हालदार साहब के बारे में, तो आपको बताना है कि भाई हालदार साहब कौन थे, वो क्या करते थे। ठीक है, वो उसके बारे में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, हालदार साहब की दृष्टि से चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त, इस बात की पुष्टि के आधार पर कीजिए। तो दोनों एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि भाई चश्मे वाला एक देशभक्त है या हालदार साहब की दृष्टि से, हालदार साहब जो है कैप्टन को किस दृष्टि से देखते थे, तो आपने लेसन पढ़ा हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कैप्टन कौन था। अब यहाँ पर आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, वो अपनी देशभक्ति किस प्रकार प्रकट करता था। तो तकरीबन यहाँ पे जो आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए, 5 यानी कि सिर्फ 4 क्वेश्चन से एक जैसे 4 क्वेश्चन से अगर आप याद करते अच्छी तरीके से, तो 9 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि तकरीबन सभी क्वेश्चन के आंसर जो एक जैसा ही होगा, उन्होंने खाली क्वेश्चन को चेंज किया है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख के ज़्यादा घबराइए मत, परेशान मत होइए, बहुत ठंडे दिमाग से ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। कैप्टन कौन था, वो अपनी देशभक्ति किस प्रकार प्रकट करता था। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का भी वही आंसर होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किन गुणों के आधार पर व्यक्ति को सच्चा देशभक्त माना जाता। नेताजी के चश्मा पाठ को दृष्टि में रखते हुए इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। तो भाई इसमें जो है दिया हुआ कि भाई नेताजी क्या थे, क्या करते, नेताजी के चश्मा में देशभक्ति, भाई देशभक्ति जो है वो कैप्टन को दिखाया गया था, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेताजी का चश्मा में देशभक्ति का मार्मिक प्रतिबिंब अपने शब्दों में। तो भाई लेसन में जो है सारांश के टाइप का ये बनेगा ये क्वेश्चन, तो आप उसमें से दे सकते हैं कि भाई कैरेक्टर कौन कौन था और जो कैप्टन है उसने देशभक्ति के प्रति क्या बताया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या देशभक्ति सीमा पर तैनात होकर ही की जाती है, कथन की पुष्टि कीजिए नेताजी के चश्मा के पाठ के आधार पे। तो हाँ, पहले आपको क्या करना है, नेताजी के चश्मा में आपको कैप्टन के कैरेक्टर के बारे में बताना है। उसके बाद जो है ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में कि भाई किस तरह से देशभक्ति जो हमारे सैनिक है वो वहाँ पे तैनात रखकर हमारे देश की किस तरह से रक्षा करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना फास्ट क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए इतना फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, और जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप बुक्स भी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही हूँ खाली इसी पर डिपेंड रहिए, मगर ये पक्का पढ़ के जाइए। डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ आपको, मेरा ये मानना है कि 60% क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। अगर आप में से जो बच्चों को लगता है या जो बच्चों वहाँ पे वाकई में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताइए। हाँ बच्चों, ये बात सही है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते हैं। वीडियो का मैं 2 या 3 पार्ट्स बनाऊंगी, जिसमें कि आपको लेंदी क्वेश्चंस के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ी सी ग्रामर, पोस्टर वगैरह क्या तो वो भी बताऊंगी। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 3 जो कि एक कहानी अभी मणि भंडारी का है वो देखेंगे। मनु भंडारी के जीवन में घटित घटनाओं को आपको क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में। भाई मनु भंडारी का बचपन से लेकर बड़े होने तक कौन कौन सी घटनाएं घटी है उसके बारे में आपको लिखना है। लेखिका के व्यक्तित्व में विभिन्न लोगों को किस प्रकार, भाई लेखिका के जीवन में किसका किसका प्रभाव पड़ा था, जैसे उसके पिता का, माता का, उसके अध्यापिका का और उनके जो है दोस्तों का, वो आपको इसमें लिखना है। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर ये सेम क्वेश्चन आ गया भाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 9 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर भी सेम रहेगा, उन्होंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज किया है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक समय में पड़ोस कल्चर और प्राचीन समय की मोहल्ले संस्कृति में क्या अंतर है, एक कहानी पाठ के आधार पर। भाई इसमें कल्चर के बारे में बताना है, आपका पड़ोस कल्चर कैसा है और प्राचीन समय में मोहल्ला कल्चर कैसा, वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उन्होंने साफ साफ लिखा है, तो आप वो दे सकते हैं। क्योंकि ये पेपर जो है वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से आया है और ये 2018 का पेपर है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भाई आप ये क्वेश्चन भी एक बार ज़रूर, जो भी क्वेश्चन
है इसके अंदर, एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइए। एक कहानी यह भी है, पाठ के आधार पर देश की स्वतंत्रता करवाने की प्रक्रिया में लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। तो अभी मनु भंडारी ने उसमें क्या क्या किया था, कौन कौन से मोर्चे निकाले थे और क्या किया था, किस तरह से भाषण दी थी, ये सारी बातें आपने लेसन में पढ़ा होगा, तो वो आप इसमें दे सकते हैं। एक कहानी यह भी है, पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि देश की स्वतंत्रता करने की प्रक्रिया में लड़कियां पीछे। देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन भी सेम है। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व में नारी समाज को क्या मिलती है, तो भाई आपको मनु भंडारी के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उस नारी समाज से क्या सीख मिलती है, आपको ये इसका आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर और कौन कौन सा दिया हुआ है। सो ये बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 क्वेश्चन जो है उसमें से आपको सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस ही करने हैं, बाकी तकरीबन क्वेश्चन एक जैसा ही है। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि उपवाचक है मंगल, मानव और मशीन। तो जहाँ तक उपवाचक की बात है, हो सकता है कि उपवाचक में आपको पैराग्राफ आए, अपठित पद्यांश या फिर पठित पद्यांश आता है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। आप एक बार ये क्वेश्चंस को पढ़ कर जाइए, आप लेसन ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि कोई एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। मेधावी जी ने मनुष्य को मशीन का दास क्यों कहा होगा, तो ये, और मंगल लोक के बारे में लिखिए। मेधावी ने मानव के मस्तिष्क को विकृत क्यों कहा है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मंगल ग्रह विश्व कल्याण की भावना क्या है, मंगल ग्रह वासी मानव की महत्वाकांक्षी क्यों कहते थे, तो आपको ऑलरेडी अगर आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है उस लेसन में मिल जाएगा। बच्चों एक बार लेसन ज़रूर पढ़िए आप, क्योंकि लेसन पढ़ने से जो भी उपवाचक है, अगर आप लेसन पढ़ते हैं तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मंगल, मानव और मशीन के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चंस कई बार 7 मार्क्स का बनता है, क्योंकि मंगल के बारे में लिखना, मानव और मशीन, तो यहाँ पे मिक्स है, चूँकि आप जो है 7 मार्क्स का ये क्वेश्चंस हो सकता है। मंगल लोक में मेधावी जी भारत के प्रति जो विचार रखते हैं उसका क्या कारण है, ये बताइए। तो भैया उसको विचार आपको बताना है। मशीन हमारा दास है, हम उसके दास नहीं है। मंगल मानव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, इस लेसन के अकॉर्डिंग टू बताना है। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। मंगल, मानव और मशीन पाठ का महत्व, यानी कि क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 तकरीबन एक जैसा ही है। मेधावी ने ईश्वर को भूलोक स्वामी का सुबुद्धि देने की प्रार्थना क्यों किया था, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो सकता है। मंगल, मानव और मशीन का समन्वय, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो जो क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ कर जाइए। मेधावी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि भूलोक में कोई सौंदर्य नहीं है, वह कुरूप है, तो क्यों कहा मेधावी ने, ये भी आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कवि ने बसंत, और चैप्टर नंबर 4 है कवित्व। तो देखिए इसमें दीर्घ क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों दिए हुए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन दीर्घ होगा, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट होगा, ये छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। कवि ने वसंत और सावन के वर्णन में प्रकृति की सुंदरता बढ़ाई है। सो ये क्वेश्चन जो है ये आपको लेंदी क्वेश्चंस बनेंगे। कवित्व के आधार पर वसंत ऋतु का वर्णन, बच्चों जब भी कवित्व के आधार पर यानी कि पोएम के आधार पर आता है तो उसमें आपको परिचय और सार और विशेष तीनों लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको 7 मार्क्स के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कविता के आधार पर वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ये भी क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा। कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्व सौंदर्य बोध कराने से पूर्ण रूप से सक्षम स्पष्ट, ये भी क्वेश्चंस लेंदी है। कवित्व द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कैसे होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ये भी एक बार ज़रूर देखिए आप। ज़्यादातर इस लेसन में जो सारांश टाइप के क्वेश्चंस है, तो एक बार सारांश पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। प्रकृति के प्रसिद्ध वेद उपनिदेशों व प्राचीन ग्रंथों में तरह तरह से की गई है। इस आधार पर बताइए कि कवि पद्माकर जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का बोध, यानी कि ये अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है वो तकरीबन एक जैसा मिलता है। कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्व प्रकृति का सौंदर्य बोध करने से पूर्ण, ये भी क्वेश्चन सेम आया है। कवि पद्माकर जी को सावन के महिमा का क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है। महिमा प्राणियों से क्यों प्रिय क्यों लगता है, तो ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक बार सारांश पढ़ लेते हैं, कवि परिचय बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रसंग सहित भाव अगर आप बहुत अच्छे से देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट क्वेश्चंस और लेंदी क्वेश्चंस दोनों आसानी से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आपको आता है कि राम लक्ष्मण, चैप्टर नंबर 6 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादा आता है। तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। तो ये एक बार ज़रूर देखिए आप, ये किस चीज़ के बारे में है। राम लक्ष्मण संवाद में पाठ में कौन सा पात्र कैसा है उसके बारे में लिखना। भाई राम का पात्र कैसा था, लक्ष्मण का पात्र कैसा था, परशुराम का पात्र कैसा था। वो क्रोध का केवल नकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक पक्ष भी होता है। पक्ष और विपक्ष में विचार कीजिए। भाई क्रोध यानी कि गुस्सा करना, वो हमेशा नकारात्मक ही नहीं, सब बोल रहा है सकारात्मक भी होता है। तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आई थिंक आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है राम लक्ष्मण, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें ये जो नकारात्मक और सकारात्मक वाला जो दिया हुआ है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, कई बार बहुत बार आ चुका है। तो आप पक्का एक बार पढ़ के जाइए। राम लक्ष्मण संवाद कविता में क्रोध और विनम्रता जैसे भाव का सटीक वर्णन किया गया, कथन की पुष्टि। तो भाई आपको क्रोध बताना, चूंकि इसमें जो है लक्ष्मण का क्रोध और परशुराम का क्रोध दिखाया गया है, और विनम्रता की भावना जो है राम में दिखाई गई। तो आप उदाहरण से दोनों के बारे में लिख सकते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के बारे में अपने विचार, यानी कि आपको जो है कविता का सारांश को ध्यान में रखकर पहले आप कविता का सारांश लिखिए कि बस संवाद किसके बीच कैसा था। फिर आप बाद में आप अपने विचार बताइए कि भाई किसका आपको किसका जो है भाग जो है या किसका जो है संवाद अच्छा लगा और क्यों लगा। इस तरह से भी आप दे सकते हैं, आपके विचार क्या है उसके अंदर। उसके बाद तुलसी जी ने राम के किन गुणों को उजागर किया कविता के आधार पर। तो भाई ये जो लेसन आता है, जैसे ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप तुलसी जी के बारे में थोड़ा सा लिखिए कि रामचरितमानस में तुलसी का क्या है, कवि परिचय लिखिए। उसके बाद जो है कविता का आप सारांश लिख सकते हैं, सारांश का आप आंसर बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है तो आपको इस तरह से लिखना है। उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति में क्रोध की भावना होती है। क्रोध ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, तो सकारात्मक ये वापस देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, दोनों एक जैसा ही है। राम लक्ष्मण संवाद कविता के बारे में, यानी कविता का सारांश, आपस में इन्होंने क्या बातचीत की वो इसमें देना पड़ेगा आपको। विनम्रता और संयम फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है, गुण सफलता का प्रतीक है। तो राम लक्ष्मण संवाद में कैसा बताया गया वो आप इसमें ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, बात करते हैं कि पाठ के आधार पर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राम के स्वभाव की विशेषता, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, राम के स्वभाव की विशेषता। तो अगर राम लक्ष्मण संवाद आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको जो है राम के स्वभाव की विशेषता के बारे में अच्छे से पता चलेगा। आप लिख सकते हैं कि भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और आपने देखा होगा संवाद के बीच में उनकी क्या भूमिका रही, उन्होंने किस तरह से बात किया था। उसके बाद हम आते हैं उपवाचक है जो कि बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। छोटा भाई का कक्षा में प्रथम आना कैसा संभव हुआ, ये क्वेश्चन जो है कई बार ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का ही रहेगा। दूसरा है बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, छोटा ही आता है। हाँ, बड़े भाई साहब के ज़िंदगी अनुभव किताबी ज्ञान, ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का आ सकता है। तो ये ज़रूर एक बार जो है कहानी स्टोरी जो है बड़े भाई साहब पढ़ के जाइए। बड़ा भाई साहब का चरित्र छोटे भाई की प्रेरणा स्रोत है, कैसे। तो ये क्वेश्चन जो 18 और 19 दोनों में आया है, तो बच्चों ज़रूर पढ़िए एक बार। लेखक ने बड़े भाई साहब का स्वभाव, तो ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिलता है, ऑलरेडी स्वभाव के बारे में पूछा गया तो नीचे भी इन्होंने पूछ लिया। तो ये जो है बहुत ईजी है, आप एक बार स्टोरी पढ़ेंगे तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। लेखक और बड़े भाई साहब का स्वभाव किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न था, स्पष्ट कीजिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाना आपको कैसा लगता है, अपने शब्दों में भाई आपको बताना है कि उसका समझाना आपको कैसा लगा, आपको अपने विचार देने हैं इसमें। किताबी ज्ञान से ज़िंदगी के अनुभव, ऑलरेडी अनुभव के बारे में आ चुका है। तो बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर, भाई पाठ के में बड़े भाई साहब ने किताबी ज्ञान के अनुभव और बाकी का अनुभव का कौन कौन सा उदाहरण दिया था वो आप दे सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बहुत हेडमास्टर का, माँ के बारे में, अपने दादाजी, अपने माँ के बारे में और भी बहुत सारे उन्होंने उदाहरण जो भी दिए थे वो आप इसके आधार पाठ के आधार पे क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया, भाई उसने क्या बोला था कि वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है वो आप यहाँ पर स्पष्ट करिए। बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण मुंशी प्रेमचंद को ने कैसे किया, भाई चरित्र चित्रण बड़े भाई साहब कैसे थे, क्या करते थे, उनके बारे में आपको लिखना है। प्रेमचंद ने छोटे भाई के प्रति बड़े भाई में जो कर्तव्य दिखाया है उससे कैसे प्रस्तुत किया है, भाई आपको बताना है कि वो छोटे भाई का मतलब छोटे भाई ने बड़े भाई के बारे में अपना कर्तव्य किस तरह से बताया, आपको पाठ के आधार पर ही देना है। फिर आपको बाद में अपने विचार उसमें चाहे तो अपना लिख सकते हैं। प्रेमचंद की भाषा में सजीव चित्रण मिलता है, ऐसे कुछ उदाहरण सिद्ध कीजिए। भाई प्रेमचंद की भाषा में जो सजीव चित्रण है उसके बारे में ये कह रहे हैं बताने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा लेसन होगा
नहीं, इसमें देखिए आप इसके अंदर जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस है। अन्वेषण है, तो एक बार अन्वेषण में भी हम देख लेंगे, जिसमें कि अन्वेषण के बारे में आप पहले कवि परिचय और पाठ का सारांश जरूर पढ़िए। मैं बार बार आपको हर एक लेसन में बोल रही हूँ कि आप लेसन जो का अगर कविता है तो कविता में जो है कवि परिचय और सारांश जरूर पढ़िए। उसके बाद अगर आप सारांश पढ़ लेते हो तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस यानी कि लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न दोनों ही बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको बार बार बताया है कि कुछ 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो आता है कविता में पाठ के आधार पर लिखिए। इस तरह से अगर पूछा जाता है तो पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए, लेसन का नाम, कवि का नाम, जन्म, मृत्यु, रचना, उसके बाद उसका सारांश यानी कि कविता का सारांश लिखिए और लास्ट में जो है विशेष लिखिए, व्याकरण क्या आया है। और अगर आपको कविता में इसके अलावा अगर आपके अपने विचार कुछ हो सकते हैं तो आप 1 या लाइन 2 या लाइन में आप वो भी वहाँ पे दे सकते हैं। कण कण से व्याप्त भगवान की पूजा में आडंबरों की स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इस कथन की सहमति में सहमति या असहमति के बारे में लिखिए। भाई आपको ये कैसा लगा, अपना सहमति और असहमति दोनों आपको देना है। सुख दुख दोनों में समान रूप से जीना ही सच्चा जीवन है, पुष्टि कीजिए। भाई दोनों में इंसान को समान रहना चाहिए, इसके आपके कथन की पुष्टि करनी है। ईश्वर की तलाश में विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अन्वेषण कविता पाठ के आधार पे। तो भाई अन्वेषण कविता पाठ के आधार पे पहले आप कवि के बारे में बताइए, अभी कवि ने कहाँ कहाँ ढूंढा था भगवान को। उसके बाद जो है आप दे सकते हैं कि लोग जो है अलग अलग जगहों पे जाते हैं और उसको आप क्या कहना चाहते हैं मंदिरों में और भगवान को ढूंढते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। अन्वेषण कविता के आधार बताइए कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इस संबंध में अपने विचार। भाई इसमें मैंने आपको पहले ही बताया किस तरह से आपको सारांश, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो फिर आपको जो है इसका सारांश और वो देने के बाद में इस संबंध में क्या अपने विचार, तो विशेष में जो आप अपने विचार जरूर लिखिए, या नहीं तो भी आप अपने विचार डाल सकते हैं इसमें। कण कण में व्याप्त भगवान को हमें आडंबर से नहीं पूजना चाहिए, उस पंक्ति में अन्वेषण के आधार पर अपने विचार। तो भाई लेसन में जो क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ सकता है बच्चों, तो आपको पूरा सारांश के बाद में आपके अपने विचार भी इसमें लिखना है। अन्वेषण कविता के आधार पर बताइए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। भाई ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, पाठ के आधार पर आपको बोलना है। दुख विपत्ति में संयम में रहने से कविता में कवि क्या प्रार्थना करता है। भाई दुख विपत्ति में रहने से कवि क्या प्रार्थना करता है, तो वो आपको देना है कि अगर आपने ध्यान से अगर कविता पढ़ा है तो आप उसमें से दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपको बच्चों से ना छीने उनका हक। तो भाई चलिए बच्चों से ना छीने उनका हक, ये अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे ये क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने लेसन को ठीक से पढ़ा है वो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जो बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है तो भी अपने सोच समझ से इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शहरी वातावरण में बच्चों को खेलने की सुविधा से वंचित कर रहा है, कैसे। तो भाई क्यों कर रहा है, आपको पता ही है कि आसपास कैसा माहौल है कि बच्चे क्यों नहीं खेल पाते, बिल्डिंग बना हुआ है, बच्चे रोड पे जाते हैं, तो आप लेसन के अकॉर्डिंग टू दे सकते हैं। खेलने के स्थानों के सीमित होने की चिंता क्यों है, भाई खेलने के स्थान क्यों छोटा हो गया है उसके बारे में लिखना है। महानगरों में पहुंचकर दिल बैठ सा गया, मैरी कॉम ने ऐसा क्यों कहा है। भाई महानगरों को देखकर मैरी कॉम को क्यों लगा कि उसको इतना दुख क्यों हुआ। स्पष्ट कीजिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कुछ दायित्व होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आप आप इसमें जो है चैप्टर पढ़िए तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। हमारे देश की माताओं से मैरी कॉम ने जो अपील की थी, क्या आप उससे सहमत हैं। तो भाई आप अगर उससे सहमत है तो आप बिल्कुल आप उसमें जो है अपने विचार बताइए। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महानगरों में खेलने कूदने की जगह ना होने के कारण, भाई ना होने के कारण क्या क्या परेशानी होती है बच्चों को, वो आपको लिखना है। और फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि महानगरों में बच्चों को खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। तो लेसन एक बार ज़रूर पढ़िए और आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, चैप्टर नंबर है उपवाचक का, पार्ट नंबर 3 है गुड़ियों का त्यौहार। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन है कि लेखक वेंकट राव के पत्र का जवाब वेंकोजी एंड सन्स के मालिक ने बड़ी बुद्धिमत्ता से दिया था, उदाहरण द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है लेखक द्वारा गुड़ियों के नमूने मंगवाने व वेंकोजी एंड सन्स कंपनी के मालिक द्वारा गुड़ियों के नमूने भेजने से इनकार करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप एक बार स्टोरी पढ़ लीजिए, आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आइए आप, चैप्टर नंबर 10 है कन्यादान। कन्यादान में कुछ 5 क्वेश्चंस है जो देखेंगे भाई क्या क्या है। कन्यादान के समय प्रिय माँ दुखी हो उठती है, उसकी स्थिति के कारण क्या हो सकता है। तो बच्चों ये कई बार कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है, तो इसमें परिचय दीजिए, कन्यादान का सार दीजिए और फिर उसकी स्थिति का क्या कारण हो सकता है। लास्ट में विशेष में आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। बेटी को आत्मविश्वास बनाने में माँ की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है, तो कन्यादान में बताया गया है उन्होंने क्या, माँ ने क्या क्या सीख दी है। कविता के आधार पर, बिल्कुल बच्चों कविता के आधार पर पूछ रहा है तो आप कविता के आधार पर इस कथन का पुष्टि करिए। कवि ऋतुराज ने माँ के कुछ प्रमाणिक दुख माना है, क्या कारण। भाई कवि ने क्यों कहा, माँ का क्या प्रमाणिक दुख है, वो ही कई बार क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो माँ कविता में जो दिया हुआ माँ के प्रमाणिक दुख का कारण वो आपको बताना है। क्या आपके विचार में विवाह के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग करना है, क्यों उचित है। तो भाई विवाह में कन्यादान शब्द का प्रयोग करना क्या उचित है और ये क्यों उचित है, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो उस लेसन में विषय प्रवेश एक बार पढ़िए और प्लस पाठ का सारांश भी पढ़िए, तो शायद आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पाएंगे। कन्यादान कविता के द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है। भाई कन्यादान कविता के द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है, ये ऑलरेडी आपको जो है अब जब भी आप सारांश पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, या कविता का भाव समझेंगे तो आ जाएगा। ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ वीडियो में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपको लेसन जो है क्लैरिटी हो जाए। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 तक हो गया। तो चलिए हम एक बार चैप्टर नंबर 11 देख लेते हैं, बाट की पहचान। तो भाई बाट की पहचान में कुछ 3 क्वेश्चंस है। मनुष्य को सचेत करने का प्रयास कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। तो भाई क्या बोला है हरिवंश राय बच्चन जी ने कि भाई मनुष्य को अपनी बाट का पहचान में कैसे अपने रास्ते चुनने चाहिए। अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि भाई कैसे लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाट की पहचान कविता की पंक्तियों के आधार पर दृढ़ इच्छा, यानी कि ये भी आपको सारांश के तरह ही क्वेश्चन है, तो उसी तरह से आप लिखिए क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का है। बाट की पहचान कविता के द्वारा कवि ने किस प्रकार मनुष्य को सचेत करने का प्रयास किया है। भाई पूरे इसमें कवि ने जो है कविता में बताया है कि भाई अब मनुष्य को जो है अपनी बाट को किस तरह से चुनना चाहिए और कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। नेक्स्ट लेसन है 12वां लेसन आ रहा है हमारा सफलता की चुनौती। बच्चों ये सफलता की चुनौती जो है इसमें कई बार क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, आपको जो है प्रश्नावली पूछा जाता है। आपको जो है ऐसा बोला जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का जो है प्रश्न तैयार करिए, इस तरह से आते हैं। या फिर कई बार जो आपको जो है साक्षात्कार भी, प्रीति मोंगा से साक्षात्कार कैसे लिया वो भी पूछते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ, एक है प्रीति मोंगा के चरित्र विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाई प्रीति मोंगा कौन थी, कैसे थी और उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया उसके बारे में। तो आप एक बार लेसन ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगा। जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजते हैं वही कुछ पा सकते हैं। इस कथन में सफलता की चुनौती पाठ के आधार पर। हाँ, तो इसमें कई बार जो है ये क्वेश्चन, जो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं वही सफलता पा सकते हैं। तो आप ये लिखने, आंसर लिखने के साथ साथ प्रीति मोंगा के कुछ उदाहरण है, उन्होंने सफलता के बारे में क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में, आप वहां से देंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है तो मैं वीडियो बंद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पूछा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वो दे दिया है। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चंस भी पढ़ के बताया है कि आपको कैसे करना है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। और पेपर बहुत ईजी है, आराम से पढ़ना और हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है। और क्वेश्चंस के जो बिट नंबर और क्वेश्चंस नंबर ज़रूर उस पर डाल के लिखिए, ठीक है। मैं अब वीडियो बंद कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने बच्चे देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको जैसे मैं इसमें अपलोड करूँ आपको मिल जाए। बाय।